दोस्तों एक बात मैंने बहुत पहले कहा था कि कुछ देश ऐसे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी नीति से चलती है जहां पे केवल एक ही मंशा और एक ही विचारधारा होती है, अपनी लाभ, और उसके अलावा आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं रख सकता। मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर आपको सरकार चलानी है या फिर फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है तो पहले अपने मन को दबाइए और दोस्ती दुनियादारी से हटिए। अगर आपको ऐसा करना है तो भाई अब 40 बच्चे पैदा कीजिए और घर में बैठिए, आप इस तरीका कर नहीं चल सकते। अभी मैं आपको बताने वाला हूं यूरोप का सबसे रिच कंट्री जिसे हम जर्मनी कहते हैं, और आज जो दुनिया का तीसरा सबसे रिच देश माना जाता है, जिसकी अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन की है, वो जर्मनी, जिसे भारत में लोग कह रहे हैं ना कि अब यूरोप से हमारी दोस्ती बढ़ना चाहिए, हम यूरोप के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि हम यूरोप की ओर क्यों नहीं बढ़ते हैं। दुनिया कहती है कि यूरोप में टेक्नोलॉजी, हम यूरोप की ओर जा सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि यूरोप भले ही भारत से लाख दोस्ती रख ले, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी किसी की गद्दारी उसके खून में होती है, उसकी विचारधारा में होती है, उसके क्षेत्रवाद में होती है, ना कि गद्दारी विचारों से प्रकट होती है। अब मैं आपको इनकी करनी बताता हूं दोस्तों। आखिर रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जर्मनी ने भारत को धमकी दिया। मैं बगल में न्यूज़पेपर का कटिंग दिखा रहा हूं, आप देखिए। जर्मनी ने कहा है कि छोटे इक्विपमेंट्स जो होते हैं हथियार के, वो मैं रसिया को, आप यूक्रेन को सप्लाई कीजिए वरना आप पर सैंक्शन लग सकती है। आखिर आप सोचिए कि हम, और बड़ी हथियार नहीं, उन्होंने टैंक नहीं बोला, फाइटर जेट नहीं बोला, ब्रह्मोस, बड़ी मिसाइलों को मांग नहीं किया। अब मांग किसको की है? तो टैंकों में बनने वाली छोटे छोटे जो तोप में गोले लगते हैं, वो टैंकों के गोले, ये आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जूते, यानी कि उन चीजों का मांग जो एक छोटी सी चीज होती है लेकिन बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिएगा, गाड़ी की सबसे छोटी सी चीज अगर हम बात करें तो क्या हुआ, आप केवल समझ के चलिए क्या हो सकती है आपके अनुसार से। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सबसे अनुसार से सबसे छोटी चीज हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ भी कह सकते हैं, बोल दीजिए अगर अलग से कि तेल सबसे सस्ती है तो भाई बिना तेल का गाड़ी चला लो। अगर लाइट सस्ती है तो रात में आप इमरजेंसी हो तो चला करके देख लो। अगर कहें कि नहीं टायर सस्ती है तो टायर के बगैर चला करके दिखा दो। अगर कहें हैंडल सस्ती तो बिना हैंडल का सही से गाड़ी ड्राइव करके दिखा दो। सीट सस्ती है तो भाई सीट उखाड़ करके एक बार बैठ लो, औकात समझ में आएगी। यानी कि हर पुर्जा की आवश्यकता होती है। टैंक देखिए, गाड़ी 500 लाख का हो या 50 करोड़ का हो, बट उसमें तेल डाला ना जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो महत्वपूर्ण जितनी गाड़ी है उससे ज्यादा पेट्रोल डीजल है, क्योंकि बिना उसके तो गाड़ी बेकार है। उसी प्रकार से अगर टैंक है और वो बहुत ही अच्छी है, बट उसमें डालने के लिए गोला बारूद नहीं है, बंदूक है पर चलाने के लिए गोली नहीं है, मयान है पर उसमें रखने के लिए तलवार नहीं है, और स्कूल है पर उसमें शिक्षक और विद्यार्थी नहीं है, तो ये सब चीजें खंडर की भांति होते हैं। अगर किसी अस्पताल को खोल दिया जाए वहां डॉक्टर और दवाई ही ना हो तो अस्पताल कैसा। उसी प्रकार से यूक्रेन की वॉर में हमने से मांग की एकदम छोटी छोटी चीजें। आप टैंक के गोले दीजिए, टैंक में लगाने वाले गोले ये कौन मांग करता है? यूक्रेन में मांग किया जा रहा है। और आपको मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा गोला जर्मनी वगैरह ने यूक्रेन को दिया, यूक्रेन में टिक नहीं पाया, भारत से कहा जा रहा है। तो दोस्तों जर्मनी ने भारत को पाकिस्तान के भांति तुलना की। आपको क्या पता है, जो पाकिस्तान इजराइल और फिलिस्तीन में छातियां पीट रहा है कि हम दूर रहेंगे, आपको पता है वो पाकिस्तान इनडायरेक्टली इजराइल को हथियार दे रहा है। आपको कभी अपने इस न्यूज को सुना है? नहीं सुना है? कभी कहिएगा, मैं इस पर चर्चा कर दूंगा कि कैसे फिलिस्तीनियों का नरसंहार खुद पाकिस्तानी मुसलमानों ने किया। खैर हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर हम बात को आगे की ओर लेके जाएं तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि जर्मनी ने भारत को धमकी दिया, हम इक्विपमेंट्स भेजे। आप ही बताइए, हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में बिना कारण क्यों घुसे? हमारी क्या लेना देना भाई, आपकी लड़ाई आप लड़ो, हम क्यों घुसे? लेकिन जर्मनी ने कहा, भारत सरकार के ऊपर दबाव डाली। सोचिए, लड़ाई उन दो देशों के बीच और दबाव हम पर, और जर्मनी को ये किसने राइट दिया कि हम पर दबाव डाला जाए? फिर भी जर्मनी ने यह चीज का दबाव डाला, इसलिए नहीं कि यूक्रेन को हथियार का भाव है, इसलिए कि अगर हम हथियार यूक्रेन को भेजेंगे तो हम रूस से दूर होंगे और रूस हमसे नाराज होगा। पॉलिटिक्स समझिए, कितनी बड़ी राजनीतिक खेल खेलती है यूक्रेन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर चीज को ना प्रत्यक्ष नहीं समझना चाहते। हमारे देश में बहुत सारे लोग एकदम प्रत्यक्ष समझ लेते हैं कि हम यूक्रेन की ओर जाएंगे, ये जर्मनी जो कह रहा है वो यूक्रेन को हथियार देने, क्योंकि यूक्रेन, अगर यूक्रेन कहां से कमजोर भारत पड़ेगा भाई? अमेरिका के पास इतना पैसा है कि वो भारत से हथियार खरीद करके भी दे सकता है ना। इस जर्मनी के पास कम पैसे हैं, वो कहे कि भारत हमको गोला बारूद दे, हम तो ऐसे भी बेच रहे हैं, हम तो जर्मनी को देंगे, अब जर्मनी ले जाके यूक्रेन को दे दे, हम मना कर पाएंगे? रूस बोलेगा हमको भी गोला बारूद तेल के बदले दो, हम उसको भी दे देंगे। लेकिन भारत ने ना रूस को गोला बारूद दिया, रूस ने भी हमसे मांग की थी, ना ही हमने यूक्रेन को दिया, यूक्रेन ने डायरेक्टली मांग की थी। क्यों नहीं दिया?
क्योंकि हमसे रूस की हम क्यों दुश्मनी ले भाई? भाई दो बिल्लियों की लड़ाई में मैं बंदर हूं, अपना फायदा देखूंगा। मैं गधा थोड़ू जो वहां जाकर के अपने लिए लड़ाई लूं। भारत इस चाल से चल रहा है। और आपको पता होगा कि भारत एक लौता देश है जिसके नागरिक को निकालने के लिए यूक्रेन और रूस दोनों युद्ध रोक दिया था। रूस ने बोला कि हम यूक्रेन में जाकर के भारतीय नागरिक अगर पकड़े जाते तो उसे कुछ नहीं करेंगे। वहीं यूक्रेन ने कहा कि जो भी नागरिक रसिया में इंडियन हम उसे छोड़ देंगे। इसी को तो कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। तो फिर हम क्यों दोनों में से किसी, आखिर हमसे यूक्रेन ने नहीं मांगा। यूक्रेन इसके चलते कभी नाराज नहीं हुआ, एक दो बार हुआ, लेकिन वो बाद में समझ गया कि भारत से नाराजगी नहीं कर सकते, भारत अपनी अलग जियोपॉलिटिकल साइड से चल रही है, अपनी अलग उसकी फॉरेन पॉलिसी। लेकिन जर्मनी ने दबाव डाला क्योंकि हम रूस के विरोध में चले जाए। बट भारत सरकार ने इसको साफ तरीका से अभी मना कर दिया। तो अब सैंक्शन लगाने की जो धमकी दी है दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं सैंक्शन किस पर लगाएगी। अब यहां कर अगर हम बात करें सैंक्शन की, तो देखिए हमसे मांगा, अब हमारी और रसिया के बीच में डीलिंग जितनी भी होती है अभी तेल को लेकर के है, गैस को लेकर के है, हम गैस और तेल लेते हैं। लेकिन जो जर्मनी ने हमको धमकी दी है, आपको विश्वास है, हम पर बोला है कि हम हथियार पर लगाएंगे, और अनाज पर भी नहीं लगाएगा जर्मनी, हथियार पर लगाएगा। और सुनिए, हम सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स का सप्लाई करते हैं, तो उसने कहा कि इंजीनियरिंग जो गुड है हम उस पर सप्लाई लगाएंगे, हम बैन लगाएंगे। इन दोनों पर सैंक्शन लगेंगे और इसको छूट मिलेगा, इसको छूट मिलेगा। अब यहां से आप गौर से समझिएगा कि आखिर तेल और गैस को, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रूस से भारत तेल लेता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, 80 से 85, अभी तो 78 बिलियन यूएस डॉलर का हमने कतर के साथ एक गैस डील की थी। तो हमने तेल का डील उसी तरह हम रसिया से रुपए में लेते हैं, और वो तेल हम यूरोप को बेचते हैं, और वही तेल हम यूरोप को ही नहीं बेचते हैं, हम श्रीलंका को बेचते हैं, हम नेपाल को बेचते हैं, हम भूटान को देते हैं, हम म्यांमार को देते हैं। अब यहां समस्या इस चीज की भाई कि सबसे बड़ा बायर यूरोप में का है। आपने आज से 1 साल पहले का न्यूज सुना होगा, आपने एक न्यूज देखा होगा कि यूरोप में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, 1 किलोमीटर दूर तक पेट्रोल पंप पे लाइन लगी है कि पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप में खत्म हो गया, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अब उस देश की जब पेट्रोल क्राइसिस यानी तेल की क्राइसिस हुई थी, तब भारत ने मदद किया था, तब यूरो से ही खरीदा हुआ हमने तेल वहां दिया था। और आज भी अगर हम तेल बंद कर दें तो जर्मनी की हालत वही हो जाएगी जैसे कि एक खुजली वाला कुत्ता का हो जाता है, जो जहां जाए तो बस खुजलाते रहे, भले रोटी सामने हो फिर भी वो बिना खुजलाए ना माने। यानी जैसे किसी को खुजली हो जाए तो खुजली का कितना आनंद आता है, उसी प्रकार से जर्मनी में जब भिखमंगा बन गया, जब उसके पास तेल नहीं बची तो हमने तेल दिया, तो वही खुजली वाली आनंद उसको आ रही, तो फिर खुजलाना भी चाह रहा है। अब अगर उसको खुजली हुई तो हमारे पास सबसे औकात है कि हम उसको तेल पर थोड़ी सी रोक करें कि नहीं भाई हम तेल नहीं देंगे, और जर्मनी को औकात समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला है, लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला है। उसके बाद इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन OIC में 57 कंट्रीज हैं, जिसमें 3-4 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश यूरोप को तेल ही नहीं देना चाहता है। और सऊदी अरबिया से अगर तेल जाता है तो वो लाल सागर से जाता है। अगर हम बात करें ईरान इराक जिससे भी तेल जाए तो सब लाल सागर से। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने भाई वेनेजुएला से जब ये हट चुका है, वेनेजुएला से अब सैंक्शन हट चुकी, तो जर्मनी वेनेजुएला से क्यों नहीं लेता? तो भैया वेनेजुएला को बर्बाद ही यूरोप ने किया है, यूरोप और अमेरिका, यही 2 देशों ने तो पूरा वेनेजुएला बर्बाद किया। अब भले ही सैंक्शन हट गई, लेकिन वेनेजुएला किधर आ रहा है? तो बोल रहा है हम भारत की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि ये दोनों साले गधे जाहिल, यही लोग तो हमें को बर्बाद किए थे। आखिर एक बात बताइए, जो आपके देश में इतना क्राइसिस ला दे, आपके यहाँ रोटियां का अभाव करवा दे, क्या आप उस देश के साथ खड़ा होइएगा? केवल विचार कीजिए। अब मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से जर्मनी भारत को धोखा दे रहा है और क्यों हम जर्मनी के साथ नहीं जाते। इसीलिए कहते हैं ना भाई कि दुनिया सिर्फ एक चीज से चलती, फॉरेन पॉलिसी में अपनी लाभ और हानि। और भारत पाकिस्तान नहीं है जो हम चोरी छुपे हथियार यूक्रेन को भेजें या फिर इजराइल को भेजें। हम भारत हैं। हम डंके की चोट पर जब रूस से तेल ले सकते हैं, तो हम डंके की चोट पर रूस को हथियार भी दे सकते हैं, और कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो हमें रोक सकता है। ये भारत की सरकार ने साफ कर दिए। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सारी फॉरेन पॉलिसी और इंडिया फर्स्ट के तहत आपको इंटरनेशनल न्यूज़ों के साथ पूरी समझाते हुए मैं एक एक डिस्कशन को आपको एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताता हूं, तो आप ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।